कंप्लीट एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के करना है। सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ये आपकी जिम्मेदारी है। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो एक बार कौन सी सीरीज चमक 1.0 सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्री बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। एंड यस, I am Santosh Bhatt from the platform of ABKSAJ ज्ञानी खीरा। एंड यस, आज से हम यहां पर ईयर वाइज जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और आज के इस सेट पे हम करेंगे सीबीएसई 2022 बोर्ड क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है सेट नंबर फर्स्ट है और यहां क्यूपी कोड है। हर साल आपके अलग अलग कोड होते हैं, तो यहां पर 3111, 3112 और 3113 हम करने जा रहे हैं। और यस, आप सभी को यह सीरीज अब बहुत 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 ध्यान से करना है, क्योंकि सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ये आपकी जिम्मेदारी है। सो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ईयर वाइज भी आएंगे, साथ में चैप्टर वाइज भी आएंगे। बस आपको करने है कंप्लीट एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के करना है। और इस सेट में आपके 3111, 3112 और 13 के हम तीनों क्वेश्चंस को, तीनों सेट के क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। और जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उन सब के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पर डाउन करना। साथ में जो प्लेटफॉर्म पे नए हैं सब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना और सब कमेंट सेक्शन भर देना ABKSAJ। रेडी? आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स। ओके बच्चा, तो ये सीबीएसई के 2022 के टर्म सेकंड के हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ, चैप्टर 4 से है, ये जो आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको लिखने। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होते हैं जहां पर आपको बताया जाएगा कि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कितने, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कार्बन के कंपाउंड्स की, मतलब हाइड्रोकार्बन्स होंगे यहां पर, तो कितना आपका कार्बन है साथ में हाइड्रोजन है वो लिखने हैं। और लेकिन ये नहीं बताना कि आपका क्या बॉन्ड है, डबल है, सिंगल है, वो आपको आइडिया वैसे मिल जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसी को कहते हैं। अच्छा, मिथेन क्या होगा? मिथेन देखो, मिथ मतलब आपका C एक हो जाएगा और एन है मतलब अल्केन के परिवार से, तो अल्केन के परिवार का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो 1 का डबल 2 और 2 + 2 4, मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH4। चलेगा? यस सर। सेकेंड आपके पास है प्रोपेन। ओके सर, प्रोप मतलब C3 हो जाएगा और एन है कौन से परिवार से है सर? अल्केन। जनरल फॉर्मूला में 3 का डबल 6 प्लस में 2, यस 8 हो जाएगा। क्या सभी को आया? एग्जैक्टली। उसके बाद क्या पूछा? कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको याद होगा कार्बन के कंपाउंड्स आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स है और दो कोवैलेंट कंपाउंड है, दो से ज्यादा, कौन से फोर्स से हेल्ड होते हैं? यस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो कार्बन कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। चलेगा? यस सर। आपको लिखना क्या? बहुत ही शॉर्ट में आपको लिखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक नॉट स्ट्रॉन्ग, इसीलिए बच्चा उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? यस सर, आपका कम हो जाता है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एग्जैक्टली, बढ़ा जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। और आगे बढ़ने से पहले जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आया है, आपको जाना है YT पर, यूट्यूब पर सर्च करना है ज्ञानी खीरा ABKSAJ आप सर्च करना और प्लेटफॉर्म को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां पर मैं चैप्टर वाइज नोट्स और जो सेशन में कर रहा हूं यहां पर उन सब की PDF में इसी प्लेटफॉर्म पे देने जा रहा हूं। सो क्यों ना इस फैमिली को और आगे लेके चलते हैं, और साथ में इसके शॉर्ट्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे काम के। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से, लेकिन ये चैप्टर आपके इस बार के सीबीएसई के टर्म पे नहीं आ रहा। अब करवाने का रीजन यार ये है क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूरे पेपर को खराब कर देंगे, मतलब जैसे नेक्स्ट ईयर के बच्चों को काम आएगा, इसीलिए यार तो ये आप करो, आपकी मर्जी है, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो आगे क्वेश्चन के लिए, लेकिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सुन लो, ये चैप्टर 5 से, ये चैप्टर 5 आपके सीबीएसई में नहीं आ रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द, वैसे कर सकते हो आराम से, इजी है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स X और Y आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 शेल है। ओके, आपके पास एक X है यार,
आपके पास एक वाई है, 3 शेल है, के शेल, ये 9 से पढ़ा होगा आपने, एम के एल एम, चलेगा। सेम के आपका एल और आपका एम, डन है क्या? यस सर। और लिखा हुआ साथ में आपका 1 और 7 है आउटर मोस्ट शेल में। हाँ जी, मतलब यहां पर एक है और यहां पर आपका 7 हो जाएगा, बाकी ये 2 और 8 भरा होगा। यस सर। और 2 आपका 8 है। मेरे ख्याल से आपको आइडिया मिल चुका है। 2 8 1 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पक्का 11 प्रोटॉन्स होंगे। ये कौन है? सोडियम। बोला जाए सर, ये आपका पक्का सोडियम है ना? आ जाओ। और सेम में 2 8 7 यार, ये 17 हो जाएगा, तो आपका ये पक्का क्लोरीन है। क्या पूछा उसने? पूछा राइट द, बोला जाए राइट द ग्रुप नंबर। ग्रुप क्या होता है? ये जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वहां पर आपके 18 वर्टिकल कॉलम्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। तो आपको ग्रुप नंबर निकालने के लिए, मतलब आपको वर्टिकल कॉलम निकालना है, तो करना क्या होता है? वैलेंस के पास जाओ। अगर वैलेंस 1 2 या 3 है, अगर वैलेंस बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है, तो अगर 1 है तो आपका ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा। एंड बच्चा अगर ग्रुप नंबर आपका, ये बैलेंस देखो 7 है, 7 तो 7 में 10 प्लस करना पड़ता, तो आपका आंसर 17 है। मतलब ये वाला जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ग्रुप से है, लेकिन ये वाला आपका 17th ग्रुप से है। चलेगा क्या? यस सर। बी पार्ट में आ जाओ। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एक्स और वाई कंबाइन करेंगे। सब ध्यान से देखो, एक्स वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और वाई वाले के पास एक की कमी। कुछ याद आया? आयोनिक कंपाउंड, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इसके पास एक की कमी है, तो क्या किया जाएगा? यस सर, आपका एक्स का चार्ज देखो 1 डोनेट करेगा, ये पक्का प्लस का 1 है, और वाई आपका एक्सेप्ट करने जा रहा है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर क्या हो जाएगा? यस सर, आपका एक्स वाई हो जाएगा। लगभग चैप्टर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन आपका। देन क्या है? विच ऑफ द टू इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव? ये आप आराम से कर सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? जो आराम से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाते हैं। आप खुद सोचो, ये आपका जो एक्स और वाई कौन डोनेट करेगा? ये सर, इसके पास वो टेंडेंसी है कि सर ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा? तो आपका आंसर एक्स हो जाएगा। मेरे ख्याल से शायद ये चैप्टर वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कर लिया होगा, क्योंकि चैप्टर 3 और 4 में कुछ ऐसा ही तो है। जो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कौन से चैप्टर है? बायोलॉजी से पूछा गया सवाल, चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स विल हैव हायर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? आपको याद होगा, पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपका एंथर फ्रॉम द स्टेमन जाता है आपका टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। डन है क्या? ये करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताओ यार, आपसे बोला क्या है, किसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ उसमें होता है जहां पर एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। ध्यान से इस फिगर को देखा जाए, अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे, अच्छा आपको स्टेमन दिख रहा होगा, बोलो हाँ, और आपको पिस्टिल है। पिस्टिल आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो स्टेमन है मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। चलेगा क्या? यस। तो ये बाइसेक्सुअल है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर जहां पर सेम फ्लावर में दोनों पार्ट होते हैं, या फिर एक ही प्लांट में एक जगह मेल हो एक जगह फीमेल हो। तो अगर सेम प्लांट है, चाहे सेम फ्लावर हो चाहे डिफरेंट हो, तो ऐसे मोड को सेल्फ कहते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट प्लांट है डिफरेंट फ्लावर, इसे क्रॉस के अंदर रखा जाएगा। तो आप सोचो इनमें से कौन सा, मस्टर्ड, पपाया, वाटरमेलन और आपका हिबिस्कस है। आपको ये पता करना है इनमें से कौन सा जो है ये बाइसेक्सुअल है। तो इसकी ट्रिक थी, किस किस को याद है? जो अच्छे ज्ञानी किरण के प्लेटफॉर्म से कंटिन्यूअसली लेक्चर को देख रहे होंगे, एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक थी आपका बाय हाई मस्ता। सब मिलके बोलेंगे बाय हाई मस्ता। सर ये क्या है? बाय हाई मस्ता। ये जुगाड़ है किसका? बाइसेक्सुअल फ्लावर का। देखो बाय हाई मतलब आपकी मान लो कोई दोस्त थी, उसका बाय, उसका हाई, ये आपका मस्त था, तो बाय से हो जाएगा बाइसेक्सुअल, हाई से हिबिस्कस, मस्था से मस्टर्ड। तो हिबिस्कस और मस्टर्ड जो कि आपके एनसीईआरटी में भी है वो बाइसेक्सुअल है। आ जाओ, तो आप देखो देखो देखो, हाँ जी, ये रहा हिबिस्कस और ये रहा मस्टर्ड, ये बाइसेक्सुअल आपका, और ये पपाया और वाटरमेलन तो यूनिसेक्सुअल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस ए पार्ट का आंसर हो जाएगा सर एक तो हिबिस्कस और एक मस्टर्ड। कहां है हिबिस्कस? क्या आप मार्क कर सकते हो? ये रहा हिबिस्कस और ये रहा आपका मस्टर्ड। चलेगा। बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट ने बोला
लिस्ट द टू रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट बताया जाए। कर लेंगे आज आपसे, जल्दी से आ जाओ, ध्यान दिया जाए आपका। तो आप क्या लिख सकते हैं, पिस्टिल और साथ में स्टेमन। सब लिखो यार, सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखो, पिस्टिल एंड यस स्टेमन इसका आंसर हो जाएगा। परफेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर ये जो सेपल है, यू कैन सेपल है, और ये आपका जो पेटल है, क्या आप सेपल के कलेक्शन को क्या कहते हैं बता सकते हैं, और सेम पेटल के कलेक्शन को क्या कहते हैं? इसका आंसर मुझे जरूर पुट डाउन करना, कहां पर? कमेंट सेक्शन पे आ जाओ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों ही मल्टी सेलुलर है, मतलब आपके बहुत मैनी सेल से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? एक आपका स्पाइरोगायरा है, हाँ जी, देखा जाए यार, ये रहा आपका स्पाइरोगायरा, और एक आपके पास है प्लेनेरिया, ये रहा प्लेनेरिया। कुछ याद आया आपको? क्या इनमें से कौन सा रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन करता है और क्यों करता है? सिंपल से, अगर रीजनरेशन से करता है मतलब इनके पास रीजनरेटिव सेल होते हैं। रीजनरेटिव सेल वो होते हैं जो रीजनरेट कर पाते हैं, मतलब अगर कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाता है, कोई सेल लॉस्ट हो जाता है, तो इनके पास वो एबिलिटी होती है कि वो सेल बाय सेल डिवाइड और करके यस आपका डिफरेंशिएशन करके आपका डेवलपमेंट हो जाता है और साथ में पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसा कि आपका प्लेनेरिया में देखो, अगर मान लिया जाए प्लेनेरिया आपका हॉरिजॉन्टली कुछ पीस में टूट गया, कट हो गया, तो हर एक पीस आपका रीजनरेट होके देखो एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसी को रीजनरेशन कहते हैं, बात को समझो। तो आपसे वही पूछा था, इनमें से कौन सा रीजनरेशन करेगा? तो आपका आंसर है प्लेनेरिया। डन सर, हाँ जी। गिव एन एग्जाम्पल, ऐसा एक एग्जाम्पल दो इसके अलावा जो सेम इसी प्रोसेस से करता है। तो आपका आंसर हाइड्रा है। देखो हाइड्रा सेम हुई आपका एम्प्यूटेशन, मतलब कट हो गया, आपके पीस में कट हो गया, और हर एक पीस आपका देखो आपका एक नया इंडिविजुअल बन चुका है। डन है क्या? यस। और ये जो आपका स्पाइरोगायरा है, क्या सभी को स्पाइरोगायरा दिख रहा है आपका? हाँ जी, ये भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये आपका रीजनरेशन नहीं करेगा। क्या करेगा? ये आपका फ्रेगमेंटेशन करेगा। क्यों ना चैट, क्यों ना कमेंट में लिखा जाए फ्रेगमेंटेशन। सभी को आया? हाँ जी सर, यस। और आपसे पूछा है व्हाई, कि आपका इसमें रीजनरेशन क्यों होता है? लिखना क्या, देखो आ जाओ। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल विच आर नॉट प्रेजेंट इन स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा के पास वो रीजनरेटिव सेल नहीं है, इसी वजह से वो रीजनरेशन से नहीं करता। और इवन हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कि हम पे ऐसा होता है ये लो हाथ काट के ले जाओ नए संतोषा आ गए? नहीं बच्चा, पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मस्त क्वेश्चन है सारे, देखो हर एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है। हाँ जी, क्या बोला गया आपसे? आपसे बोला गया व्हाट इज वेरिएशन। हाँ जी, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कैरेक्टर की बात करते हैं, तो कैरेक्टर में बोल रहा हूं आपका, मान लिया जाए कि हाइट, तो हाइट एक कैरेक्टर है, तो हाइट के अंदर टॉल हो सकता है, हाइट के अंदर आपका डॉफ हो सकता है। तो ये जो टॉल और जो डॉफ है ये क्या हो जाएगा? ये आपका वेरिएशन है। किसी भी कैरेक्टर के अंदर जो वर्जन है उसी को वेरिएशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा यार, मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, बात की जाए सीड के शेप की, तो वो राउंड हो सकता है, वो आपका रिंकल्ड है। तो आपके किसी स्पीशीज में किसी आपका कैरेक्टर के जो ट्रेट नजर आते हैं, जो डिफरेंस नजर आता है, इसी को वेरिएशन कहते हैं। और आप ऐसा भी कह सकते हैं हम अपने पेरेंट्स से अलग हैं, तो जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है आपके पेरेंट्स और आपके बीच में, इसी को वेरिएशन कहते हैं। एक होता है सिमिलैरिटी, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं। परफेक्ट ना? आ जाओ। और उसके बाद क्या बोला है? लिस्ट टू मेन रीजन की, आपका क्या रीजन है आपका जो कि पॉपुलेशन में आपको वेरिएशन नजर आता है। सिंपल सर, आपने देखा होगा जब सेक्सुअल की बात करते हैं तो सेक्सुअल के अंदर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो दो डीएनए आपस में क्या कर रहे हैं? यस, रिकॉम्बिनेंट बना रहे होते हैं, नए नए कैरेक्टर्स बना रहे होते हैं। और साथ में जब भी आपका रिप्रोडक्शन होगा, चाहे असेक्सुअल हो चाहे आपका सेक्सुअल हो, जब डीएनए का कॉपिंग टेक्स प्लेस करता है, तो डीएनए का कॉपिंग एक तरह का बायोकेमिकल रिएक्शन है। और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन आपका 100% रिलायबल नहीं होता। तो ऐसे में कुछ ना कुछ एरर तो आ ही जाता होगा, और इसी एरर से आपका आ जाता, बोलो क्या? यस, आपका वेरिएशन, एरर इन द डीएनए कॉपिंग। लिखना क्या आपके एग्जाम पे आ जाओ। सब ध्यान दो अच्छे बच्चों की तरह। द डिफरेंस इन द ट्रेट, ओके, शोन बाय द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज। यस, और यू कैन से द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स, मतलब प्रोजेनी। ओके, कौन कौन से दो रीजन आपका? एक तो इनएक्यूरेट और एरर इन डीएनए कॉपिंग, और दूसरा बोलो क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वजह से आपका क्या आता है? हाँ जी, आपका वेरिएशन आ जाता है। ये कहना गलत होगा कि आपका असेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आता, आता है लेकिन कम होता है।
आगे बढ़ा जाए यार, मूव ऑन टू द नेक्स्ट को, इसी के ओके बी पार्ट में आ जाओ। इन अ क्रॉस, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है चैप्टर 9 से पूछा गया क्वेश्चन है। आ जाओ, क्या कह रहा आपका, क्रॉस करवाया किसके बीच में, देखो वायलेट फ्लावर प्लांट और आपका व्हाइट में। बोला जाए बेटा, एक तो वायलेट है और साथ में व्हाइट है। आपको याद होगा जब मेंडल के हम 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो वहां पर ये है कलर ऑफ फ्लावर, जिसमें वायलेट आपका डोमिनेंट था। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, अगर उसकी सिंगल कॉपी भी है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। और F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कौन कर पाता है, हाँ जी सर, डोमिनेंट वाला। तो आप मुझे बताओ, जब मैं वायलेट को और साथ में, हाँ जी वायलेट को और आपके पास क्या है व्हाइट को क्रॉस कराऊंगा, तो आप मुझे बताओ F1 प्रोजेनी कैसे होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, वायलेट, क्योंकि वायलेट एक डोमिनेंट ट्रेट है। बात को समझो। तो वही पूछा है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट obtained in the F1 progeny। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वायलेट फ्लावर्ड प्लांट। सब लिखो, पहले पार्ट का आंसर बच्चा वो लिखो वायलेट फ्लावर्ड प्लांट्स, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है। उसके बाद कह रहा है कि अगर मान लिया जाए मैंने जो आपका F1 जनरेशन पे 2 वायलेट आए हैं उनका सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, तो अब मुझे बताओ F2 पे मुझे क्या नजर आएगा। तो आपने देखा होगा यार, कुछ याद आया, 3:1 बनेगा। 3 आपके होंगे वायलेट फ्लावर प्लांट और 1 बनेगा व्हाइट फ्लावर प्लांट, इस रेशियो पे होंगे। क्या सभी को आया। उसके बाद पूछा है, अगर 100 प्लांट को हम प्रोड्यूस करेंगे F2 में, देखो 100 बच्चा, आपको पता 3:1 है। मैंने कहा था हमेशा आपको जो भी नंबर देगा वो हमेशा 4 का मल्टीपल होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए। पूछा क्यों, आपको पता होना चाहिए 100 है 100, तो 100 के नीचे पक्का क्या आने वाला बेटा, 4 आएगा। क्या पूछा है बताओ, कितना रिसेसिव है, रिसेसिव 1 वाला है, मतलब जो आपका व्हाइट है उसका रेशियो में जो पार्ट है 1 है, तो आप 1 से लपेट दो तो आपका आंसर आ जाएगा 25 प्लांट्स। किस किस को आया। अगर वो डोमिनेंट पूछता तो मैं 1 से नहीं करता, तो मैं आपका 3 से करता, आपका आंसर 75 आ जाता। मेरे ख्याल से सबको आ रहा है और ये अच्छा क्वेश्चन था। और यहां से आप कह सकते हैं मेंडल जी का आया लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि अगर डोमिनेंट ट्रेट की सिंगल कॉपी भी है तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी। और रिसेसिव वाला बोलता है जब तक मैं दोनों होमोजाइगस में होऊंगा तब तक मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। देखो सेम सबका आंसर है, हाँ जी F1 प्रोजेनी सारे वायलेट होंगे और आपका F2 में आपका वायलेट के साथ साथ व्हाइट फ्लावर भी होंगे। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। और कौन से चैप्टर से पूछा गया, देखो सब ध्यान से रीड करो एक बार जल्दी से। आपसे कह रहा यार, देखो नेम एंड स्टेट द रूल, ओके, टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by a current carrying state conductor placed in a uniform magnetic field which is perpendicular to it। कुछ याद आया। जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पे रखा जाता है तो उस कंडक्टर में आपका फोर्स एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से वो आपका मूव करता है। ये हम देख चुके हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आपको अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है। ऐसे करना है कि जो फर्स्ट फिंगर पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे, जो सेकंड फिंगर है जिसको आप मिडिल फिंगर भी कहते हैं वो पॉइंट करेगा करंट की डायरेक्शन पे, तो जो आपका थंब है वो पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द मोशन और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आई रिपीट बच्चा, ये वाला देगा मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला करंट है, तो जो ये वाला है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है ये आपका पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आ जाओ देखा जाए लिखना क्या है, सब ध्यान दो। स्ट्रेच देखो ये रहा, आप ऐसे मार्क कर लो, ये आपका F हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा और ये आपका I है। F स्टैंड्स फॉर फोर्स और B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड और I स्टैंड्स फॉर करंट। लिखना क्या है, स्ट्रेच द थंब, हाँ जी, आपका 4 फिंगर, यस सर, एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसी को बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ द फर्स्ट फिंगर, अगर फर्स्ट फिंगर पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड जो सेकंड फिंगर है वो पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो जो आपका थंब है वो पॉइंट करेगा, यस सर, डायरेक्शन ऑफ मोशन और यू कैन से और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। उसके बाद सेकंड पार्ट में आ जाओ। अच्छा है, ये आपका वीआईपी है, ये सबका जाओ, हाँ जी, डन। एन अल्फा पार्टिकल व्हाइल पासिंग थ्रू, देखो अल्फा पार्टिकल का क्या, मुझे आप क्लास 9 को याद करो।
अल्फा पार्टिकल का चार्ज सब नोट कर लो, ये होता है आपका +2, क्योंकि ये हीलियम का न्यूक्लियस है और हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 क्या है, प्रोटॉन है। चलेगा? यस सर। तो कह रहा है कि जब आपका अल्फा पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पे जाता है तो हम क्या देखते हैं, वो नॉर्थ की तरफ, बोला जाए नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट होता है। मतलब ऐसे मान लो कि वो ऐसे जा रहा था, जैसे घुसा तो आपका यस, वो नॉर्थ की तरफ आपका फोर्स उसमें लगा। डन है क्या? तो इन विच डायरेक्शन, सोचो कि मान लिया जाए कि अगर अल्फा पार्टिकल ना होता, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन होता। देखो फर्क है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। तो कह रहा कि जब ये पास करेगा तो मुझे बताओ ये आपका सेम मैग्नेटिक फील्ड से कहां प्रोजेक्ट करेगा। जल्दी से यार ध्यान दिया जाए क्या फर्क है। देखो आपको याद होगा करंट का डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव है, तो जिस डायरेक्शन पे अल्फा पार्टिकल जाएगा वहीं करंट जाएगा। सब ध्यान दो यार। अगर मान लिया जाए कि आपके पास यस कि अगर अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहे थे तो करंट भी आपका यही जाएगा, लेकिन बच्चा उल्टा है। अगर आपके पास यस इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट आपका ऐसे चला जाएगा, क्योंकि ये कन्वेंशन है कि हम हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोजिट डायरेक्शन पे लेते हैं। तो आपने देखा जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन की बात करने से यहां करंट की डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई है। तो करंट की अगर डायरेक्शन चेंज है, आपने पढ़ा होगा, तो आपका जो फोर्स लग रहा है वो भी चेंज है। तो पहले कहां लग रहा था यार, पहले आपका लग रहा था यस यू कैन से आपका नॉर्थ, तो अब नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा, यस आपका आंसर साउथ हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत ही शॉर्ट में आपको आंसर मिला कि अगर आप ये क्या, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर रहे हो, इसका मतलब आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यस, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, साइंस से लगा लो दिल। व्हाट इज अ सोलिनॉइड, इसी के और में चैप्टर नंबर 13 से ध्यान से देखो। क्या सबको ये दिख रहा है? ये एक कॉइल है जहां बहुत सारे आपके सर्कुलर टर्न्स हैं और हर एक ये वाला इससे कैसा आपका इंसुलेटेड है ताकि वो ये शॉर्ट सर्किट ना हो। और कैसा शेप में अरेंज है बेटा, सिलेंडर के। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका हाँ जी सॉलिनॉइड है। परफेक्ट है। बस करना क्या है, आपको इसको सोर्स ऑफ करंट देना है। मान लीजिए आपका यस क्या दिया आपने, प्लस, आपका माइनस है, डन। और करंट फ्लो करेगा तो हम क्या देखते हैं, ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और इवन इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी बार मैग्नेट की जैसे हो जाती है। आया चाहे व्हाट इज अ सॉलिनॉइड, क्या होता है, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder। ये तो आपके सोलिनॉइड की डेफिनेशन है। उसके बाद आपने देखा जो प्लस वाला है वो कौन सा पोल बन जाता है, साउथ वाला, और जहां से माइनस है वो आपका नॉर्थ बन जाता है। क्या सभी को आया? अरे हाँ तो बोल दो। उसके बाद आपको याद होगा फील्ड लाइंस कहां से इमर्ज होती हैं, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ, नॉर्थ से निकल के साउथ जा रही है। डन, आपका सेम नॉर्थ से आपका साउथ है। और बात की जाए इनसाइड द सोलिनॉइड की, तो अगर आउटसाइड की बात करोगे तो वो आपका नॉर्थ से साउथ है, इनसाइड की बात करोगे तो साउथ से नॉर्थ है, और साउथ से नॉर्थ है। उसके साथ साथ ध्यान दो यहां पर पैरेलल लाइंस है। कुछ याद आया, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट होता है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है किसके अंदर, सोलिनॉइड के अंदर। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही हैं। वही आपसे बोला है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है बाय अ सोलिनॉइड थ्रू विच अ स्टेडी कांस्टेंट करंट फ्लोस। तो आपका आंसर क्या हो सर, कुछ ऐसा। ये किसकी तरह रिजेंबल कर रहा है, यस सर, ये आपका बार मैग्नेट की तरह रिजेंबल कर रहा है। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने पूछा हुआ है, किसकी तरह रिजेंबल करता है। चलेगा, यस सर। ध्यान दो, आउटसाइड द सोलिनॉइड नॉर्थ से साउथ है, इनसाइड द सोलिनॉइड आपका साउथ से नॉर्थ है। मजा आ रहा है? यस सर। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? परफेक्ट। आपका मूव ऑन टू द क्वेश्चन 7 जो कि चैप्टर नंबर 15 से पूछा गया। ध्यान दिया जाए सीबीएसई के जो 2022 के क्वेश्चन आप कर रहे हो ये सारे प्री बोर्ड स्पेशल हैं। क्या आपसे बोला है ओजोन क्या है? ओजोन आपको याद है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3 है। ये आप यू कैन से प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है
जो कि आपको सन के हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचा के रखती है। ये सन के यूवी को क्या करती है, ये आपका ट्रैप करेगी, फिर आपका रिफ्लेक्ट करके भेज देगी। और इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर सन का जो यूवी डायरेक्टली आपके ऊपर पड़ सकता है और इट कैन कॉज यस स्किन कैंसर, इट कैन कॉज आई कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसे कहते हैं वो हो सकता है, इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। और साथ में कहां पर होता है, एटमॉस्फेयर का एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। बनता कैसे हम देखने वाले हैं, आ जाओ। सबसे पहले क्या लिखा है, ओजोन क्या है और ये आपका बनता कैसे है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बनता कैसे है, और साथ में ओजोन किस तरीके से हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट प्रभावित करता है। लिखना क्या, आ जाओ। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय, बोला जाए यस सर, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आप सबने O2 सुना होगा, O2 तो ऑक्सीजन है और O3 क्या हो जाएगा, यस सर, ये आपका ओजोन हो जाएगा। तो अब बनता कैसे, देखो अच्छे आपको पता होना चाहिए। ये जो O2 है, सबसे पहले इसके ऊपर जो UV है वो आएगा और उसको O+ में O में तोड़ के चला जाएगा। देखा जाए क्या लिखा है, UV रेडिएशंस स्प्लिट, तोड़ देगा सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये रहा O2 इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। यस, इसने तोड़ के O+O कर दिया। देन क्या होगा, ये जो O2 है वो फिर से क्या करेगा, इस O से कंबाइन करके आपका O3 बन जाएगा। क्या बात है, आप देख सकते हो इस तरीके से आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है, जहां पर ओजोन लेयर पाया जाता है, वहां पर ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है। डन। और एक बात और ध्यान देना, ओजोन जब ग्राउंड लेवल पे होता है तो वो आपका टॉक्सिक होता है, लेकिन जैसे ही वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर पहुंच जाता है वो टॉक्सिक नहीं रहता, आपका दोस्त बन जाता है। तो कैन वी से गुड ओजोन एंड आपका बैड ओजोन, यस सर। और क्या बोल रहे हैं, हाउ डज ओजोन अफेक्ट आवर इकोसिस्टम। देखा जाए, ओजोन लेयर आपका शील्ड करेगा, किसको शील्ड करेगा, ये शील्ड कर देगा अर्थ की सरफेस को फ्रॉम डैमेजिंग यूवी रेडिएशंस ऑफ द यस सबका सन, और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर से आपका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए आपका इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये भी पूछा जाता है कौन सी क्लास ऑफ केमिकल्स हैं जो इसको धीरे धीरे से डिग्रेड कर रही हैं, इसके लेवल को कम कर रही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा CFCS, जिसकी फुल फॉर्म आप सब बच्चे मुझे चैट में देने जा रहे हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट 2 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, 2 ह्यूमन मेड आपको इकोसिस्टम बताने हैं। और साथ में कह रहा है कि हम जो है आपका पॉन्ड को क्लीन नहीं करते, लेकिन हमें एक्वेरियम को करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, बहुत बार हम कर चुके हैं। ह्यूमन मेड की बात की जाए तो आपका यू कैन से एक्वेरियम यार, यू कैन से मैन मेड है, क्रॉप फील्ड खेत हो गया। देखो ये रहा आपका एक्वेरियम, ये रहा क्रॉप फील्ड और ये गार्डन। कोई से 2 लिखने में आप कहा जाओ। दूसरा, अब देखो मेन मुद्दा क्या है, पॉन्ड की बात की जाए तो पॉन्ड में आपके यस नेचुरल डिकम्पोजर्स हैं, जो कि मान लिया जाए कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसको डिकम्पोज कर देगा। लेकिन एक्वेरियम के पास ये तो मैनमेड है, तो वहां डिकम्पोजर्स का सवाल ही बनता। इसीलिए तो डिकम्पोजर्स के एब्सेंस की वजह से हमें उसे क्लीन करना पड़ता है। बट पॉन्ड्स में तो नेचुरल डिकम्पोजर्स है। बोलो यस सर, आ जाओ। लिखना क्या, देखो, अ पॉन्ड इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, इट हैज डिकम्पोजर्स, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल इनऑर्गेनिक में। वेयर एज जो आपका एक्वेरियम है बेटा, वो कैसा आपका आर्टिफिशियल और यू कैन से मैन मेड है एंड डज नॉट कंटेन डिकम्पोजर, देयरफॉर इट नीड्स रेगुलर क्लीनिंग फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। क्या सबको आया? अरे हाँ तो बोल दो यस सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या मुझे बता सकते हो, चाहे आपका मैन मेड हो चाहे आपका नेचुरल हो, किसी भी इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं और दोनों के आंसर मुझे पुट डाउन करना कमेंट सेक्शन पे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा आपसे, हाँ, लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ एडप्टिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ये चैप्टर 5 से आप इसको थोड़ा सा स्किप कर दो, ये काम का नहीं, आपके थोड़ा स्किप कर दो। मैं इसलिए कर रहा हूं यार क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड के, बहुत सारे आपके बिहार बोर्ड के, तो वहां पर ये चैप्टर आ रहा है तो उनको दिक्कतें ना हो। आ जाओ। 2 एडवांटेज क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जाए तो ये आपका अरेंज था एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो एटॉमिक नंबर से अरेंज करना बहुत ही आसान हो जाता है। इससे आराम से एटॉमिक नंबर एक रेगुलर मैनर पे इंक्रीज होता है, जैसे 1 2 3 4। तो ऐसे में ये बहुत ईजी हो गया था और सिस्टमैटिक हो गया था, और साथ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज कि किसी भी एटम्स की सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। बात को समझो, सब ध्यान दो। तो वही कह रहा है कि क्या 2 एडवांटेज थे, 2 फायदे ऑफ
एडप्टिंग द एटॉमिक नंबर, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ एन एलिमेंट एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सब ध्यान से देखो, तो कहना है कि आपका पहली बात तो एटॉमिक नंबर, आपका हेनरी मोजले ने कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड इट्स डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, और ये किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। दूसरी बात, एटॉमिक नंबर दो कैसे है, ऐसे मैंने बोला हाइड्रोजन है तो आपका एटॉमिक नंबर 1 है, फिर आपका हीलियम फिर 2 हो जाएगा, फिर आपका हाँ फिर आपका आएगा लिथियम। तो देखो 1 1 इंक्रीज होता जा रहा है, तो लिखो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। सो अरेंजमेंट कैसा हो जाता है, मोर सिस्टमैटिक आपका हो जाता है, और इससे आप और भी प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कुड बी मेड विथ मोर प्रिसीजन, और अच्छी तरीके से हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं। तो आप देख सकते हो यार इससे कितना फायदा हो गया, एटॉमिक नंबर में अरेंज करने की वजह से आप देख पाते हैं कि इतनी सारी जो है जो ड्रॉबैक्स भी थे ना, जो मेंडलीव के ड्रॉबैक थे, मेंडलीव ने अरेंज किया था किसके हिसाब से, मास के हिसाब से, तो उन्होंने जो अरेंजमेंट दिया तो उसमें जो कमियां भी थी वो इसके हिसाब सेट हो गई थी। उसके बाद करें तो ये तो सब करते हैं, ये तो चैप्टर 3 से मिलता जुलता सवाल है। क्या बोल रहे हैं, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट एक्स, एलिमेंट एक्स और वाई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो एक्स का कैसे करोगे यार, आ जाओ, तो एक्स का एटॉमिक नंबर कितना, 13 ना, अरे हाँ तो बोल दो, आ जाओ, तो ये हो जाएगा 2 8 और आपका 3 हो जाएगा, यस सर। और जो आपका वाई है, वाई का एटॉमिक 20 है तो 2 8 8 और 2, परफेक्ट ना। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और उसके आपके 2 हो जाएंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ड्रॉ 2 पॉसिबल डिफरेंट, यस ये आ गया चैप्टर 4 से। ड्रॉ 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर, 2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के इसके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो है ऐसा हाइड्रोकार्बन जहां पर जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से आपके जुड़े पड़े हैं। हैविंग 4 कार्बन एटम्स है, 4 कार्बन वाला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पक्की बात है अल्केन परिवार से है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C4 आपका H10 हो जाएगा। यस सर बोलो हाँ। What are these two स्ट्रक्चर, मतलब आपको 2 इस डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर लिख रहे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ओके ओके, अच्छा ध्यान दो, क्या सब ध्यान दो, C आपको पता है ये सैचुरेटेड आपका, तो हर जगह सिंगल 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 डन आपका। एक ऐसा हो जाएगा और एक में क्या कर दो बच्चा, एक में कर दो ब्रांचिंग। तो मेरे ख्याल से अब आपको आइडिया मिल गया मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं। आप क्या करो, H पूरे कर दो, अरे हाँ तो बोल दो, आपने जल्दी जल्दी से क्या करना है, यस आपके H को पूरा करना है, कुछ इस तरीके से आपने H को पूरा कर दिया, परफेक्ट है, यस सर। से आपका ये H हो गया, ये आपका H हो गया, देखो 2 2 4 2 6 और फिर 2 8 है, फिर ये 2 फिर 2 4 2 6, ये सबको आता ना बेटा, ये सब कुछ हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आप मुझे बताओ क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो आपका आंसर यस है। आप काउंट कर सकते हो, यहां भी C4H10 है और यहां भी आपका C4H10 है, और आपके ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, ऐसे लिखा ना, व्हाट आर दीज 2 स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग कॉल्ड, इसे बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलेंगे इन्हें कि सर ये दोनों आपके आइसोमर्स हैं, चलेगा, यस सर। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यस, कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपका, बुटेन। ये कौन है बच्चा, कॉमन नेम आपका हो जाएगा बुटेन, यस यस आपका। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑल्सो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट्स अल्काइन। ये तो अल्केन परिवार से, मुझे इसी का अल्काइन चाहिए, तो क्या करेंगे बुटाइन, क्योंकि अल्काइन में क्या हो जाएगा बुटाइन, यस यहां पर एन है, एन यहां पर आइन हो जाएगा, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 है, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर C कितने 4, तो 4 का डबल 8, 8 में से 2 माइनस के आपका 6 आ जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, ये तो बेटा इंपॉर्टेंट है बेंजीन, ये क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो अनसैचुरेटेड है और साथ में साइक्लिक है, तो आपके एनसीईआरटी पे अनसैचुरेटेड और साइक्लिक का एक एग्जांपल है, इसका हो जाएगा C6 आपका H6 है, चलेगा। और यहां पर ऑल्टरनेट पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे, एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, बनाया जाए, सब ध्यान दो। देखो कैसे, आपने पहले क्या करना है, C C C C C और C, डबल बॉन्ड छोड़ दो, डबल बॉन्ड छोड़ दो, डबल, ऐसे
और बताओ अब क्या किया जाएगा, देखो सब ध्यान दो, सी यहां से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, सिंगल होता तो 2 लेता है, ये डबल तो 4 लेगा, 4 और 2 और यहां से 2 6, तो ए और 2 8 हो गए, ये 4 2 6, हर जगह एक और एक एच आ जाएगा। मेरे ख्याल से सब बच्चे अच्छे बच्चों की तरह कर लेंगे। डन बच्चा, अरे हाँ तो बोल दो यस। तो क्या लिखा देखो, राइट द नंबर ऑफ, क्या लिखा आपका, हाँ जी। तो आपसे पहले क्या है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लिखो, C6H6 है और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, हमने कर दिया। सेकंड क्या पूछा है, राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। आप साफ देखते हो बेंजीन के मॉलिक्यूल में, आप मुझे बताओ यहां पर कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3, आपके 3 डबल बॉन्ड है और 3 ही आपके सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड अल्काइन, अल्काइन किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जहां पर यार आपके पास कार्बन कार्बन की जो चेन है उसमें किसी भी 2 कार्बन के बीच में एक आपको ट्रिपल, ध्यान दिया जाए, आप ऐसा कह सकते हैं ये अनसैचुरेटेड है, क्योंकि यहां मुझे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जहां पर बहुत सारे कार्बन है और एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसी को अनसैचुरेटेड आपका हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसके अंदर आपका आ जाएगा अल्काइन। और अल्काइन उसे भी कहेंगे जिसका जनरल फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, CnH2n-2, बोला जाए CnH2n-2, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो जाए किसका, आपका, हाँ जी, आपका अल्काइन का। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस सर, ओके। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर आपका 10th कौन सा, देखो सेम चैप्टर नंबर 8 से पूछा गया है। मेंशन वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। पहला आपका टेस्टिस, देन स्क्रोटम, देन वास डिफरेंस, देन प्रोस्टेट, आपका ग्लैंड हो जाएगा। एक एक करके समझते हैं, सब ध्यान दो। सबसे पहले आपका टेस्टिस है, क्या सबको फिगर में टेस्टिस दिख रहा है, बोलो हाँ। जब ये जो टेस्टिस आपका, ये मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये 2 काम करेगा। सबसे पहली बात तो ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, मतलब गैमेट्स बनाएगा, स्पर्म यहां बनेगा, और साथ में ये आपका मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगा। डन है क्या। दूसरी बात आपका स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक भी कह सकते हैं, जहां पर टेस्टिस होते हैं, और ये स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, क्योंकि इसी के अंदर आपके क्या है, टेस्टिस है, और टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है। तो स्पर्म को बनने के लिए जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है वो अंदर के बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम सी होता है। तो अगर ये बॉडी के अंदर होगा तो क्या स्पर्म बन पाएगा, नहीं सर। तो स्पर्म को बनने के लिए बॉडी के बाहर होता है। ओके सर। वास्ट डिफरेंस देखो, ये जो टेस्टिस में स्पर्म बना, इसको ले जाके आपका यूरेथ्रा तक कौन लेके जाएगा, ये सर वास्ट डिफरेंस है, ये एक्सेसरी डक्ट है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड है, जब आपका स्पर्म रास्ते से जा रहा होगा तो एक तो ये वाला ग्लैंड और एक ये वाला, ये दोनों अपना सीक्रेशन ऐड करते हैं। प्रोस्टेट का जो सीक्रेशन है वो स्पर्म को एक फ्लूइड मीडियम पे ला देगा और साथ में इसको एनर्जी देगा ताकि ये फ्लो करके ये फीमेल के ओविडक्ट तक पहुंच सके, और लास्ट में बस यही हो गया। तो एक एक करके फंक्शन, जो बातें मैं आपसे बोली हैं, टेस्टिस आपका मेल गैमेट को बनाना स्पर्म, और आपका टेस्टोस्टेरोन यस हार्मोन को प्रोड्यूस करना, और इसी को बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। डन। साथ में ये टू प्रोवाइड, ये स्क्रोटम का काम क्या है, ये टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट को मेंटेन करेगा। देन वास डिफरेंस स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा, एंड प्रोस्टेट का जो सीक्रेशन है वो इसका जो इसको फ्लूइड मिला देगा और इजी इसका ट्रांसपोर्ट कर देगा, और साथ में आपका न्यूट्रिशन भी देगा। देन स्पर्म दिखा चाहो, नेम द टाइप ऑफ जर्म सेल को गैमेट कहते हैं। कौन सा गैमेट आपका मोटाइल है जो मूव कर सकता है, बोलो। यस सर स्पर्म। कौन सा फूड को स्टोर करेगा सर, हाँ जी ओवम है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्म, और साथ में इसका आंसर हो जाएगा ओवम, जो कि फीमेल का गैमेट है। मेरे ख्याल से मजा आ रहा है। आप देख रहे हो कितने सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसलिए कहा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों आपके इंपॉर्टेंट है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस सर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने फिजिक्स के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपसे कह रहे 3 रेसिस्टर्स यार, एक R1 R2 और R3, ओके। इनको पैरेलल कनेक्शन पे लगाया गया। पैरेलल कनेक्शन पे ऐसा रास्ता जहां करंट डिवाइड हो सकता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहता है। एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ओके बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यू कैन से। और एक आपके पास एमोमीटर है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, एक आपके पास वोल्ट मीटर है
जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, और साथ में आपके पास एक प्लग की है जिससे आप यू कैन से आप सर्किट को ब्रेक कर सकते हो और आपका ज्वाइन कर सकते हो। डन है क्या? तो एक बनाया जाए क्या, देखो आपके सामने फिगर है, सब ध्यान से देखो क्या बोला गया था, R1 R2 R3। देखो R1 R2 R3 क्या ये पैरेलल कनेक्शन पे है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। और एक आपके पास क्या है, हाँ जी बैटरी है, देखो ये रहा, एक आपके पास ये रहा बैटरी चलेगा, एंड आपके पास एमीटर है, ध्यान दो ये रहा आपका एमीटर, ये आपका सीरीज कनेक्शन पे है और ये बताएगा कि यहां पर कितना करंट जा रहा है। और आपके पास ये रहा वोल्ट मीटर, सबको आया क्या, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। डन, ठीक है। और आपके पास ये रहा प्लग की। तो जो ए पार्ट था उसका आंसर ये रहा। बी पार्ट दमदार है, क्या पूछा गया आपसे, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट। ऐसे क्वेश्चन तो आते आते डैम श्योर है। देखो अब इससे डरना नहीं है कि सर ये क्या पूछ लिया, सिंपल सी बात है। देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहां पर ये आपका ए से लेके बी तक आपको नेट रेसिस्टेंस निकालना है। उसके बीच में एक तो आपका 5 ओम का रेसिस्टेंस है, हाँ जी, और एक आपका 5 ओम का ये रहा। लेकिन उसके बीच में जो सी से डी है, सी से डी में आपके दो रेसिस्टर हैं, एक 10 ओम का और एक आपका 10 ओम का, ये पैरेलल कनेक्शन पे है। तो अगर मैं इन दोनों का जुगाड़ लगा दूं, इन दोनों का जुगाड़ कैसे निकालोगे, ऐसे निकालो। आपको पता है पहले 1/r सी से लेके डी तक क्या हो जाएगा, ये सर 1/, बोला जाए हाँ जी 10, और प्लस में आपका 1/10 है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, आपका 1/, आपका आर सी से लेके डी तक हो जाएगा, ये सबका 2/10, और इसको उल्टा करो तो आर, रेसिप्रोकल करो, सी डी कितना 5 ओम आ जाएगा। मतलब आपने क्या देखा, यस सर, ये जो आर सी से लेके डी 5 है, देखो तो अब ऐसा नहीं लग रहा, आपको आर ए से लेके बी निकालना है, तो ये 5 ओम और इन दोनों को जोड़ के 5 आ गया, मतलब इनका कॉम्बिनेशन 5 आ गया, और 5 5 5 5 सीरीज में हो चुके हैं, तो आपका आंसर 15 ओम आ जाएगा। किस किस को आए, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। आपने बस सी और डी पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आ चुका है। मैं आपको एक बहुत शानदार सा छोटा सा जुगाड़ बताऊंगा। जब भी दो सेम वैल्यू के रेसिस्टर्स होंगे, सेम की बात कर रहा हूं, और पैरेलल पे हो, आप क्या कर सकते हो, उस केस में डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है आरपी इक्वल टू आर अपॉन पे एन। मतलब आरपी क्या है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर क्या है, एक की वैल्यू कितनी बचा 10 है, और आपके है कितने एन, 2 ना, इस कट के आपका 5 आ जाएगा। देखो आपने 5 ही निकाला था, डन है सबका। मान लिया जाएगा 10 10 के 3 होते तो 10/3 हो जाता, ऐसे भी कर सकते हो। परफेक्ट है आपका, हाँ जी। तो मेरे ख्याल से आपने आराम से किया। हाँ, क्वेश्चन 12 है, सेम चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया। हाँ जी, क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, यस, वर्क अपॉन पे टाइम। किस रेट से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट, खर्च हो रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। डन है क्या? और साथ में इसकी एसआई यूनिट आपकी हो जाती है पावर का वॉट, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। बड़ी यूनिट की बात की जाए तो किलोवाट हो जाता है। यस, ओके ओके ओके, लिखा जाए द रेट एट विच, yes sir, electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit, इसी को बोलते हैं आपका, बोला जाए क्या, इलेक्ट्रिक पावर। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है सर, वॉट है। और आप वो देखो, आपको याद होगा P इक्वल टू होता है V इंटू पे आई, तो V का हो जाता है वोल्ट और I का एम्पियर, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। और साथ में पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब जूल अपॉन सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो कोई सी भी एसआई यूनिट आप लिख सकते हो। सेकेंड वाला क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग जगह पर पूछा गया है। क्या बोल रहे हैं, दो बल्ब हैं, सब ध्यान से देखो, दो आपके पास बल्ब है, एक बल्ब है 100 वॉट का, एक आपके पास है 60 वॉट का। कौन से कनेक्शन पे है, यस सर, पैरेलल कनेक्शन पे है। देखा जाए पैरेलल कनेक्शन पे है, और कितने से जुड़ा, 220 वोल्ट के सप्लाई से जुड़ा हुआ है। पूछा क्या है, बताओ, ये जो दो बल्ब है इस सोर्स से कितने करंट को ड्रॉन कर रहे हैं। ध्यान दिया जाए, ये दो बल्ब इस सोर्स से कितना करंट ले रहे हैं, आप मुझे बताओ। दोनों पैरेलल कनेक्शन पे है, बोलो हाँ। यहां से आई करंट आ रहा है, तो क्या ये आई करंट जाएगा 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 और दो रास्ते में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मुझे आई निकालना हो तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, I1 प्लस में I2, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, बोलो हाँ। कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपके पास I1 कैसे निकालें, कुछ याद आया, पावर इक्वल टू होता है V इंटू पे आई। तो अगर मैं आपसे पूछूं आई क्या हो जाएगा सर, P अपॉन पे V हो जाएगा, बोलो हाँ। ठीक है, अच्छा, तो आपका I1 कैसे निकालोगे, P1 अपॉन पे V, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है यार कि आपका जो V तो सेम है, V तो आपका 220 इसके लिए भी है, इसके लिए भी, और पैरेलल पे वोल्टेज क्या होती है सर, सेम होती है। अच्छा, तो P1 कितना आपका जन था, P1 कितना, P1 100, तो 100 अपॉन पे 220 प्लस पे
P2 कितना बच्चा 60 है, अपॉन पे 220 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 160 अपॉन पे 220। ऐसे काटो, इससे कट गया तो 8 अपॉन पे, यस दैट्स द राइट आंसर 8 बाय, लिखा जाए 8 अपॉन पे 11 एम्पियर इज द राइट आंसर। एक बार पीवाई क्यूज कर लोगे चाची कसम कह रहा हूं मौज कटेंगी। मूव ऑन। इसी के और पे क्या क्वेश्चन था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी बना सकते हैं, तो आपका आंसर यस होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये जो हीट बन रहा है क्या हर जगह इससे नुकसान होता है, सीपीयू की बात की जाए तो अगर सीपीयू में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, उसमें हीट बन रहा है, तो शायद वो आपके लिए डिजायरेबल ना हो। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइस भी हैं जो सिर्फ हीटिंग की वजह से काम करते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, आपका टोस्टर हो गया, ये सब आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करते हैं। क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, मतलब आपके पास ऐसे मान लो कि रेसिस्टर्स है, उसको आपने बैटरी से जोड़ रखा है, तो ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं प्योरली रेसिस्टिव है। तो वहां पर जो भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे वो आपका सारा का सारा धीरे धीरे हीट की फॉर्म पे डिसिपेट होगा। और ये जो हीट होगा वो जब डिसिपेट होता है तो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे आ जाओ, जैसे आपका H जो डिसिपेट होगा वो आपके I स्क्वायर के जो करंट आपका फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। से आपका H आपका R रेसिस्टेंस के हो जाएगा, एंड H आपका जितने टाइम तक आपका करंट फ्लो कर रहा है, इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। और तीनों का जोड़ दोगे तो आपका H क्या बन जाएगा सर, I स्क्वायर आपका RT बन जाएगा। बोला जाए यस सर। देखो दिस लॉ स्टेट्स दैट जो हीट आपका रेसिस्टर में प्रोड्यूस हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, बोला जाए करंट। दूसरी बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, ओके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम जितने देर के लिए आपको करंट आपका फ्लो कर रहा है। और तीनों फैक्टर्स को जोड़ोगे तो H बन जाएगा I स्क्वायर आपका RT। उसके बाद क्या पूछा है, हाँ जी खत्म। अब ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट एक न्यूमेरिकल है, जल्दी से किया जाए। अब 5 ओम का रेसिस्टर है, तो लिखो सोचिए R कितना हो जाएगा, यस आपका 5 ओम है। इसको कनेक्ट किया 6 वोल्ट की बैटरी से, तो V कितना हो जाएगा आपका, 6 वोल्ट की बैटरी है। कैलकुलेट द एनर्जी, कितना आपका हीट डिसिपेट होगा H, और टाइम आपका 10 सेकंड दे रखा है। डन है आपका। यहां पर R नहीं पता, पता है सर, पता आपका, आपको I नहीं पता बच्चा, आपको I आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। H इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है, इस बात से एग्री हो। आप सबने पढ़ा होगा, यस I इक्वल टू होता है V अपॉन पे R। ये कहां से आया यार, ये आपका ओम्स लॉ से आया है। पुट कर दो, क्योंकि मुझे I नहीं पता ना आपका, कोई दिक्कत नहीं है, तो I की जगह आपने V बाय R पुट कर दिया। डन है क्या, यस सर डन है। अब बस काम खत्म। आओ सुना, आओ सनम अब तुमसे सुनाएं जी, हम भी देखो कैसे, देखो आपका जाओ R से आपका R कट गया, यस सबका डन। तो आपका H क्या बन चुका है, बोलो V स्क्वायर अपॉन पे R इंटू पे T। अब सिर्फ पुट कर दो, V कितना जनता, V कितना हो जाएगा बोलो 6, तो 6 का स्क्वायर, R कितना हो जाएगा सर 5, और T आपका आई थिंक 10 है, तो आपका आंसर आ जाएगा यस 5 1 जा 5 2 जा, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 2 जा आपका 72 जूल इज द राइट आंसर। इतना हीट आपका डिसिपेट हो जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which form in the first, ओके आपने देखा सारे फूड चेन के सबसे फर्स्ट स्टेप में कौन होता है और किसे बोलते क्यों है। जो फर्स्ट स्टेप में होता है हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये खाने को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, क्लोरोफिल है, ये सनलाइट एयर और वाटर के प्रेजेंस में खाना बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। डन। व्हाई आर द ह्यूमन बीइंग्स मोस्ट अफेक्टेड, अच्छा यहाँ पर ये टर्म काट देना यार, ये आपका हाँ जी कि कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स क्यों सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से। कुछ याद आया कि आपने देखा था किसी फूड चेन पे अगर टॉक्सिक सब्सटेंस की एंट्री हो जाती है तो उसका अमाउंट धीरे धीरे से बढ़ता ही चला जाता है, तो उसका जो टॉक्सिसिटी बढ़ता ही चला जाएगा। और किसी फूड चेन के सबसे लास्ट स्टेप में कौन होता है, ह्यूमन बीइंग, इसलिए सबसे ज्यादा रिस्क पे वही तो होता है। हाँ जी, तो लिखना क्या, यस देखो ये देखो, व्हेन द नॉन डिग्रेडेबल और यू कैन से नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल केमिकल्स आपका एंटर करता है किसमें, फूड चेन पे, दे गेट प्रोग्रेसिवली वो इकट्ठा होता जाएगा। और यस ह्यूमन जो है सबसे टॉप लेवल पे होता है फूड चेन के, इसी वजह से आपका मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन होगी केमिकल्स की वो आपका यस इनके बॉडी में पाया जाता है।
स्टेट वन इल इफेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ, अगर डिकम्पोजर्स आपके खत्म हो जाते हैं तो क्या इसका इल इफेक्ट हो जाएगा। पहली बात तो यार ये आपको याद होगा, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने में काम आते हैं, क्योंकि आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका बड़ा हो रहा है तो उसका जितना भी न्यूट्रिएंट उसने सॉइल से लिया था वो सारा सॉइल को लाके देगा। दूसरी बात, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, तो अगर ये ना हो तो शायद उनकी डेड बॉडी ऐसी रह जाए, तो वहाँ बहुत गंदगी, बहुत गंदा जो है माहौल बन जाएगा। वहाँ मॉस्किटो, यस यू कैन से, मच्छर, वो फ्लाइज, वो सब आएंगे, पार्टी करेंगे, बहुत सारी बीमारियाँ फैलाएंगे, और ये वेक्टर्स होते हैं जिससे बहुत सारी बीमारी फैल जाते हैं। आज देखो लिखना क्या है, कौन सा है, अर्थ आपका डेड बॉडीज, ऑब्वियस हर जगह लाशें बिछ जाएंगी, लाशें है ना, फाउंड यस विद डेड बॉडीज एंड फाउल स्मेल, गंदगी स्मेल, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स नहीं हो पाएगा। तो ये कंसीक्वेंस है कि अगर मान लिया जाए डिकम्पोज खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आ जाओ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा जाए, यू कैन से केस बेस्ड क्वेश्चन है। देखो आपको याद होगा, अच्छा ह्यूमन बींग्स के अंदर जब बात की जाए सेक्स को डिटरमिन कैसे करते हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे सेक्स को डिटरमिन किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। परफेक्ट है, इसके लिए सेक्स क्रोमोसोम काम आते हैं। आपको याद होगा ह्यूमन बींग्स के पास हर एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 पेयर को ऑटोसोम कहते हैं, और जो लास्ट वाला पेयर है मेल में होता है XY और फीमेल में आपका XX, जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम है। वही क्रोमोसोम जो है आपका X क्रोमोसोम से साइज में छोटा होता है, और फीमेल की बात की जाए तो वहां तो XX है, तो जब फीमेल गैमेट बनाएंगी तो वहां दोनों जगह X ही होगा, लेकिन मेल में आपका X और Y दोनों हो सकता है। यस, ये डिफरेंस होता है स्पर्म और साथ में आपका ओवम में, है ना। आ जाओ, तो अब पूछा क्या है, सबसे पहला, व्हाई इज अ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स कॉल्ड एज अ मिसमैच पेयर, क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो मेल में आपका X और Y है, फीमेल में आपका X और X है, तो ये जो X और Y है वो आपस में डिफरेंट है। पूछो कैसे, X बड़ा होता है और Y आपका छोटा होता है। और ये भी कह सकते हो कि मेल में आपका, देखो मेल में कैसा है, यस हेट्रोजाइगस है, और फीमेल में आपका होमोजाइगस है ना बच्चा, यस आपका। और साइज की बात की जाए तो Y वाला छोटा होता है, X वाला बड़ा। आ जाओ नेक्स्ट क्या है, आउट ऑफ मेल और फीमेल, इनमें से कौन सा परफेक्ट पेयर है सेक्स क्रोमोसोम का, तो आपका आंसर हो जाएगा F मतलब आपका फीमेल है। इन केस ऑफ जिनका परफेक्ट है तो जो गैमेट्स बनेंगे क्या वो सेम काइंड के होंगे कि आपके डिफरेंट, आपका आंसर क्या, देखो फीमेल परफेक्ट बच्चा, तो आपका यहां से आए चाहे वहां से आए वो X ही आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेम काइंड। क्या होगा आपका, सेम काइंड हो जाएगा। कितना मस्त क्वेश्चन था। देन बोलो क्या आपका वो, हाँ यस आपका सी पार्ट में। देखो ये देखो, क्या सबको दिख रहा है, क्या सबको दिख रहा है, आपका फीमेल में देखो आपका X आपका दोनों सेम है, जो Y वाला वो छोटा होता है आपका X से, यस, तो ये आपका होमोजाइगस है, ये आपका हेट्रोजाइगस हो जाएगा। इसके सी पार्ट में क्या बोला है, आप ऐसे दो एनिमल बताओ जिसका सेक्स जेनेटिकली डिटरमिन नहीं होता। एनसीईआरटी में छोटा सी लाइन लिखी हुई है। ऐसे ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो यहां पर आपका जो सेक्स है वो जेनेटिकली डिटरमिन हो रहा है। कह रहे कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है या जहां पर नहीं होता है, सब ध्यान दो जल्दी से आ जाओ। तो आपके जो रेप्टाइल्स और स्नेल्स, एनसीईआरटी में साफ सा मेंशन है। रेप्टाइल्स की बात की जाए जो रेंगते हैं रेप्टाइल्स, जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में फर्टिलाइज एग मतलब जाइगोट को रखा, कितनी बड़ी बात है, जिस टेम्परेचर पे आपने जाइगोट को रखा हुआ है वो डिटरमिन करेगा कि आपका जेंडर क्या होगा। डन है क्या, यस नो क्या आपका, तो और डिटरमिन्स वेदर द एनिमल डेवलपिंग जो आपका वो मेल होगा कि आपका फीमेल है, चलेगा। और ये जो स्नेल्स है, स्नेल्स तो अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं लाइफ टाइम, क्या बड़ी बात है, ऐसे अनोखे प्राणी भी घूम रहे, बात को समझो बेटा। तो क्या यहां पर जेनेटिकली डिटरमिन की जा रही, नहीं सर, ये आपका जेनेटिकली नहीं है, ये तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जहां पर सेक्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो आप लिखते हैं स्नेल्स और आपका रेप्टाइल्स है। और जो आपका सेकंड पार्ट था, ये सी में चॉइस है आपका, कि कह रहा कि विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट बताओ सेक्स कैसे डिटरमिन की जाती है। देखो फादर के पास क्या, देखो जो स्पर्म है, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, एक्स और वाई है, और यहां पर एक्स आपका एक्स है। जब क्रॉस कराओगे आप देख सकते हो यार 50% चांस होते हैं बॉय के, 50% आपके गर्ल के हो जाते हैं। और इस फ्लो चार्ट से आपको समझाना है, ध्यान दो, चलेगा, इजीली कर सकते हो। डन ना बेटा, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया, ओके, अ स्टूडेंट फिक्सेस अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर। आपको याद होगा आपके एनसीईआरटी में यार एक एक्टिविटी है जहां पर आपने क्या किया हुआ है,
आपने एक व्हाइट पेपर के ऊपर, यस व्हाइट पेपर है, उसके नीचे आपका एक बार मैग्नेट है, ऊपर से आपने क्या करना है, यस जो आयरन की फाइलिंग है उसको स्प्रिंकल करना है, तो सारे के सारे एक पैटर्न पे अरेंज हो जाते हैं और वो पैटर्न दिखाता है कि किस तरीके से उसमें मैग्नेटिक फोर्स लग रही है और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो अलाइन हो जाते हैं और जिस डायरेक्शन पे, जिस पैटर्न पे अलाइन होते हैं उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलेगा, जो कि बाय कन्वेंशन मान लिया जाता है नॉर्थ से निकलती है आपका साउथ जाती है। वही कुछ कहानी कुछ यहां पर है, देखो सबसे पहला ड्रॉ अ डायग्राम टू शो दिस पैटर्न, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, सब ध्यान से देखो, आपका डन बच्चा, देखो ये रहा एंड में आपका, मैंने कहा था देखो नॉर्थ साउथ कुछ ऐसा पैटर्न बन जाता है। दूसरी बात, ए पार्ट तो हो गया, बी क्या पूछा, देखो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ऑफ अ बार मैग्नेट शोइंग द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, आपको करना है, कुछ याद आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाने किसके राउंड, बार मैग्नेट के। सेम ऐसे ही कर दो, बस आप क्या दिखा देना कि यार नॉर्थ से निकल के साउथ जा रही है, ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ है, आउटसाइड द मैग्नेट है, और अंदर की बात की जाए तो साउथ से निकल के आपका नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड दी बार मैग्नेट है। और डायरेक्शन भी दिखाना है तो बोलो इट अराइजेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्जेस इनटू द आपका साउथ पोल हो जाएगा। डन है क्या आपका, यस। और तीसरी बात बोलो क्या, डन बच्चा सभी को आया, यस। आपका सी वाला पार्ट ये अच्छा है कि आप बताओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली जाती है आपके फील्ड लाइंस के। बी फास्ट, जल्दी से, सिंपल सा है, करना क्या है, आपने कंपास निडल है, आपने कंपास निडल लेना है बेटा, तो आपका जो वो कंपास निडल है उसका नॉर्थ जहां पॉइंट करेगा वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी। पूछो कैसे, मान लीजिए कि अगर सपोज निडल ऐसे कर रहा है तो आपकी फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। डन है क्या। और साथ में कह रहा है दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्रॉस क्यों नहीं करती, कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि मान लो एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे, सिंपल से है, अगर ऐसा हो जाए तो जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, मान लो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास, मान लीजिए यहां मैंने कंपास को रखा, तो अगर मैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखूंगा यार, तो यहां पर दो, मुझे देखो यहां देखो, यहां पर तो उस पॉइंट से दो रास्ते निकल रहे हैं, तो एक सुई क्या एक टाइम पे दो जगह पॉइंट कर सकते हैं, नहीं सर। तो अगर एक सुई दो जगह पॉइंट नहीं कर सकती, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। यस सर, पढ़ा जाए, इफ दे क्रॉस और इंटरसेक्ट, इसका मतलब एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास निडल वुड पॉइंट इन टू डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से सबको आया। डन। और मैंने कहा था देखो, जब एक कंपास निडल को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे रखोगे तो जो आपका नॉर्थ पोल जहां पॉइंट करेगा किसका, कंपास का, वो आपका फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो जाएगा। यस यस आपका देखो। और सेम सी पार्ट में चॉइस थी, सेम आपका किस तरीके से आपका एक कंपास निडल से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकाल सकते हो। देखो, हाउ आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट ड्रॉन यूजिंग अ स्मॉल कंपास निडल। एक कंपास निडल से आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉन कर सकते हो, आपको ड्रॉ करके देखने हैं। सब यहां पर आ जाओ, सब देखो करना क्या है, क्या सभी दिखा, चलो देखो क्या, मैं बैठ जाता हूं। हाँ देखो, आपके पास है क्या, आपके पास एक प्यारा सा मैग्नेट है, बोलो हाँ, इसको आपने एक व्हाइट शीट के ऊपर रखना है। देन आपको एक छोटा सा कंपास निडल लेके आना है। आपको पता है नॉर्थ पोल है और कंपास निडल भी एक तरह का मैग्नेट होता है, क्यों आपको पता हो सबका। तो आपका ये नॉर्थ है, आपको पता है कि आपका जो नॉर्थ वाले को जो कंपास निडल का साउथ अट्रैक्ट करेगा। बीफा सबका जो देखो, तो आपका जो सुई है सुई वो ऐसे जाएगा। डन आपका, मतलब जो कंपास है, कंपास का जो साउथ है वो नॉर्थ की तरफ होगा। मतलब ऐसे मान लो ये रहा आपका साउथ, ये रहा, और ये रहा आपका नॉर्थ है। डन। उसके बाद क्या करना है, आपको कंपास की पोजीशन को चेंज करना है। ऐसे चेंज करना है कि जो पहले उसका नॉर्थ था वो क्या बन जाएगा, साउथ। देखो ऐसे, ये साउथ आपका नॉर्थ है, फिर साउथ, फिर आपका नॉर्थ। नहीं समझ चलो, देखो ये क्या है, ये देखो ये कंपास निडल है, ये कंपास निडल है, ये कंपास निडल है। ऐसे करते 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 देखो, चेक देखो, दिख रहा है, ये नॉर्थ है उसकी तरफ साउथ जा रहा है। अब देखो ये नॉर्थ है इसकी तरफ साउथ है, ये नॉर्थ है इसकी तरफ साउथ है, तो आप देखोगे पूरा ऐसे बन जाएगा, पूरा ऐसे बन जाएगा। और मैंने कहा था नॉर्थ से निकल के आपका साउथ तक, कब तक करना है, जब तक कि साउथ तक ना पहुंचाओ। मेरे ख्याल से आया, परफेक्ट आया बच्चा, जल्दी से बोलो। ये सुनो, देखो क्या है, सेम बातें यहां लिखी, आप इसे पढ़ सकते हो। टेक अ स्मॉल बार मैग्नेट, ठीक है,
प्लेस इट इन द सेंटर ऑफ द ड्राइंग शीट, फिक्स ऑन अ ड्राइंग बोर्ड एंड मार्क इट्स बाउंड्री। मार्क कर ली, डन। उसके प्लेस अ स्मॉल कंपास निडल नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। आपका तो हम क्या देखेंगे, कंपास निडल का जो साउथ है वो नॉर्थ की तरफ जाएगा। बोलो हाँ, कंपास का जो साउथ है वो नॉर्थ की तरफ जाएगा। उसके बाद आपको पोजीशन को मार्क करना है। नाउ निडल को चेंज करो कुछ ऐसे कि जो देखो, जो पहले आपका देखो यहां साउथ नॉर्थ था, जो आपका नॉर्थ था अब वो क्या बन जाएगा, साउथ। तो ऐसे करते 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 पूरा आपका पैटर्न बन जाएगा और इस तरीके से आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। बोलो क्या, हाँ जी। तो ये दोनों तरफ करना है, ऊपर की तरफ भी कर, नीचे की तरफ। तो आप देखोगे नॉर्थ से निकल के साउथ और साउथ से निकल के साउथ, ऐसे। डन, हाँ जी बोला जाए। यस सर, एनसीईआरटी की ही आपकी एक्टिविटी है। यस, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द प्रोसेस शोन बिलो। ये कौन सा प्रोसेस आपको दिखा रहा है, जल्दी बोला जाए। क्या है सर, अभी फास्ट। ये आपका हो जाएगा रीजनरेशन। और एक किसमें होता है, रीजनरेशन आपका हो जाएगा प्लेन एरिया पे। डन सर, यस सर, रीजनरेशन आपका। और डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे, रीजनरेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्लेन एरिया व्हेन कट इनटू टू या मैनी पीसेस, आपका ईच पीस विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटिव सेल। आ जाओ, आप क्या कह रहे हैं, नेम द टाइप ऑफ प्रोसेस, नेम टाइप ऑफ सेल। कौन से सेल ऐसे रिप्रोडक्शन में यूज होते, तो आपका आंसर हो जाएगा रीजनरेटिव सेल। चलेगा, यस सर, दौड़ेगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, ओके सर, ओके ओके। व्हाट इज अ डॉबी रिएनर वैसे आपके काम का नहीं है, फिर सुन लो बच्चा, ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। तो देखो डॉबी रिएनर ट्राइड क्या था, मैं सिंपल सा आपको आइडिया दूंगा। देखो है क्या कि ये ट्राइड मतलब तीन तीन एलिमेंट्स का यहां पर वो था, यू कैन से समूह मतलब ग्रुप था। जैसे एग्जांपल ली ना का, इन्होंने क्या करा यार, आपने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब लिथियम से पोटेशियम जाओगे तो मास बढ़ेगा। और इन्होंने क्या पाया कि अगर मैं फर्स्ट और लास्ट का जो एटॉमिक मास है उसका मैं एवरेज लूं तो लगभग बीच के बराबर आएगा। बात को समझो, अगर इसका मास मान लो x है और इसका y है, तो अगर मैं x और y का एवरेज अगर मैं लूं बच्चा, तो किसके बराबर आ जाएगा, बीच वाले के बराबर आ जाएगा। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ द बीच वाला, और यू कैन से मिडल वन। ये था डॉबी रिएनर ट्राइड्स है। तो आपको ये लिखना आपका, साथ में आपसे पूछ रहे हैं क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये जो आपका आर्सेनिक है, क्या ये आपका डॉबी रिएनर ट्राइड बनाने। सिंपल से आपने करना क्या, 14 और 75 को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। अगर आंसर इसके आसपास आए तो ठीक, वरना नहीं। आ जाओ। तो सबसे पहले क्या है, ये तो स्टेटमेंट हो गई कि एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आपका एटॉमिक मास। तो जो एटॉमिक मास ऑफ जो बीच वाला है वो आपका लगभग इक्वल होगा फर्स्ट और लास्ट के एवरेज के। दूसरा देखो, जब का हमने क्या किया, यहां पर हमने इनको प्लस करके डिवाइड किया तो आपका आंसर ये आया। अब सोचिए जब मैंने इसका एवरेज निकाला तो आया 44.5 है और इसका तो होता 31। तो क्या ये वाला इसके लगभग इक्वल है, ना जी ना, दूर दूर का रिश्ता नहीं है। तो ये आपका डॉबी रिएनर ट्राइड नहीं बना रहा है। वैसे चैप्टर 5 आसान था, पता नहीं क्यों रीड किया मुझे नहीं पता। अब क्वेश्चन 18 चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया, बहुत इजी है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 2 अल्काइन है। अगर अल्काइन है तो जनरल फार्मूला CnH2n- पे 2 हो जाएगा। बोलो हाँ, डन है क्या। तो ए का है CxH2 और बी का है C3Hy है। तो आपसे क्या पूछा है, x और y क्या है और साथ में इनका नाम क्या हो जाएगा। देखो आप देखो H 2 है, अगर H 2 है देखो मतलब H आपका 2 है बेटा, इसका मतलब ये आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, मतलब 2n- पे 2 आपको 2 दे रखा है। नहीं समझे बच्चा, आपको पता कि अल्काइन का जनरल फॉर्मूला ये होता है। तो यहां से 2n, क्योंकि h के आगे 2 है तो पक्का 2n-2 2 हो जाएगा। तो मैंने मैथ्स लगा दी, तो 2n इक्वल टू 4 हो जाएगा और n इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। डन बच्चा। तो n कितना आ गया, n 2 आ गया। इसका मतलब आपका जो x है, x की वैल्यू आपका 2 आ जाएगी। चलेगा, सेम आ जाओ C3Hy। C3Hy तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, जो ये 3 है बेटा ये आपका n हो जाएगा, तो n आपका 3 है। डन है क्या। और y कितना हो जाएगा y, तो y तो यार 2n-2 पुट करो, 2 इंटू पे 3 माइनस पे 2, यस सर आपका तो 4, दैट्स योर आंसर। आपका x आ गया 2, x आपका 2 आ जाएगा, y आपका 4, लगा दे जुगाड़। और देखो हाँ C2 आपका H कितना है 2 ना, ये तो आपका इथाइन है। जब ई फास्ट ये क्या आपका, क्योंकि 2 कार्बन तो इथ प्लस में आपका अल्काइन तो इथाइन, और बी वाला क्या हो जाएगा सर, प्रोपाइन। बोला जाए प्रोपाइन। कॉल लोगे, हाँ जी सर। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, ओके सर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19 है, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया है।
आपको रेसिस्टेंस निकालना है। ओके सर, लेंथ कितना है 2 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1.55 इंटू 10 रेज टू पर -6 है। और आपको यस रेसिस्टिविटी दे रखी है। सिंपल सा आ जाओ, करना कि आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, R इक्वल टू होता है रो इंटू पे L अपॉन पे A। आपको R ही तो निकालना आई थिंक है ना, R निकालना पुट करो तो रो करो, रो रेसिस्टिविटी चेक करो। हमेशा चीजें SI यूनिट में होना जरूरी है। तो रो आपका हो जाएगा जल्दी से यस 2.8 कुछ ऐसा 2.8 इंटू पे 10 रेज टू पर -8 हो जाएगा। L कितना है, L कितना जनता यस 2 मीटर हो जाएगा। और अपॉन पे A कितना A चेक करो मीटर स्क्वायर में, हाँ यस तो 1.55 डिवाइड बाय आपका 10 की पावर -6 है। डन है क्या ये सब। जब 2.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2.8 को इससे करोगे आपका आंसर आएगा 5.6 यस इंटू पर 10 रेज टू पर -8 और इसको ऊपर ले जाओ प्लस का 6 है बस अपॉन पे 1.55 है। अब सिर्फ क्या करना है, अब आपको महंगा, मेरे पास तो महंगा कैलकुलेटर है, मेरे पास तो महंगा कैलकुलेटर है, बोलो हाँ जी सर। अब सिर्फ डिवाइड करना है, कर दें कि आपका 5.6 को डिवाइड करना है 1.55 से, हाँ ये 3.612 तो आपका आएगा 3.61 चलेगा। और इनटू पे 10 की पावर यस सर -2 है। अब इसको पूरा सॉल्व कर दो। अगर आप इसको इतना ही छोड़ोगे, अगर आप इसको इतना ओम करके छोड़ोगे तब भी ठीक है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा R इक्वल टू डेसिमल को देखो ना 3.61 अपॉन पे आपका 100 हो जाएगा। यस तो आपका आएगा R इक्वल टू 0.0361 ओम। दैट्स योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद क्या पूछा है, इसको मैं इरेज कर दूं, इरेज ये साचो। उसके बाद पूछा है कि एलॉयज, एलॉयज क्या होते हैं यार, आपने पढ़ा हुआ है। एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और यू कैन सी अ मेटल विद अ नॉन मेटल। आ जाओ तो एलॉयज को क्यों आपका हीटिंग एलिमेंट के यस इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस के हीटिंग एलिमेंट बनाने काम आते। सिंपल सी बात है। पहली बात तो एलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और साथ में हाई टेम्परेचर में ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं और यस हीटिंग अच्छी करते हैं। तो आपको यही पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। एलॉयज आर यूज्ड फॉर हीटिंग एलिमेंट हैव, क्योंकि इनके पास क्या है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेसिस्टिविटी बच्चा, ताकि हीटिंग ज्यादा हो, डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज एट इवन हाई टेम्परेचर। यस जैसे आपका नाइक्रोम है, ये आपका एलॉय है, कौन लोगे टोंगा है ना, टंगस्टन तो आपका मेटल आपका। अच्छा ठीक है, मूव ऑन टू द आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर नंबर 9 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो क्रॉस करवाया किससे, किसके बीच में, देखो ग्रीन स्टेम टोमेटो प्लांट है, टोमेटो प्लांट है, कौन सा स्टेम है, ग्रीन स्टेम है, मतलब ग्रीन रंग के इसके स्टेम है, 10 ही आ जाओ। और इसे क्रॉस कराया किससे, कहा देखो, अब देखो ग्रीन को कैपिटल जी, पक्की बात है डोमिनेंट है, तभी तो आपका कैपिटल लेटर आपका। और किससे कराया, पर्पल से आपका इसका स्मॉल जी है। तो यहां तक मुझे आइडिया मिला कि सर आपका जो ये टोमेटो, ये जो आपका ग्रीन स्टेम टोमेटो है, ये डोमिनेंट हो जाएगा और ये वाला आपका रिसेसिव हो जाएगा। कौन सा वाला, हाँ जी पर्पल है। क्या पूछा है, व्हाट कलर ऑफ द स्टेम वुड यू एक्सपेक्ट इन द F1 प्रोजेनी। F1 पे क्या आप ऑब्जर्व करोगे सर, F1 पे तो डोमिनेंट वाला हल्ला काट रहा होता है, हाँ जी। तो आप बोलोगे सर F1 पे मुझे सारे के सारे क्या मिलेंगे, सारे के सारे आपका जी ग्रीन बोला जाए, ग्रीन आपको स्टेम्ड, ग्रीन स्टेम्ड आपको टोमेटो प्लांट मिलेंगे, चलेगा। ओके, गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल। अगर मैं F1 को अलाउ करूं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, आपको याद होगा कौन से रेशियो बनेगा, 3:1, मतलब F2 पर आपका 1 बन जाएगा, एक रिसेसिव वाला। तो कह रहा क्या परसेंटेज होगा पर्पल का। ओके सर पर्पल कौन सा, रिसेसिव ना, तो आपका निकालो 1 होगा अपॉन पे 4 इंटू पे 100, तो आपका आंसर आएगा 25% आपको F2 में पर्पल नजर आएंगे। राइट द रेशियो बिटवीन, क्या ध्यान दो, अगर मैं आपका F2 का रेशियो निकालूंगा तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, डन 1:2:1 है। पूछा किसका, आपका इसका और इसका पूछा है, मतलब इसका और इसका पूछा है, तो आपका आंसर 1:1 हो जाएगा। दैट्स इट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा है। तो ये मुझे कैसे याद है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने आपका कैपिटल टी को, ये मुझे पूरा याद है, ये बस सेट है और बस मैं टी की जगह जी कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। दैट्स इट, क्रॉस करते जाओ आंसर आते जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके चैप्टर 5 से यार 2 एलिमेंट है ए और बी, आपके थर्ड पीरियड से है। मतलब देखो अगर थर्ड पीरियड का मतलब ये होता है उनके पास 3 शेल हैं, तो ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, तीनों के पास 3 KLM, इसको आप स्किप भी कर सकते हो यार, के आपका LM, डन बच्चा। और साथ में कह रहा है कि एलिमेंट ए ग्रुप फर्स्ट से है, इसका मतलब वैलेंस 1 है,
तो पक्का 2 और 8 हो जाएगा। एंड जो बी वाला बच्चा वो आपका है 16 से, तो ये 6 हो जाएगा। अगर 16 ग्रुप नंबर से है तो 6 बैलेंस हो जाएगा और ये सबका 2 और आपका 8 हो जाएगा। डन है क्या? यस। अब कंपेयर करना है, कंपेयर करते हैं। आ जाओ रे आ जाओ, क्या कंपेयर करना है? एटॉमिक साइज। देखो इसके पास 3 शेल है, इसके पास भी 3 शेल है, लेकिन इसके पास वैलेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। हो सकता है ये आपके ऊपर से जा रहा हो, जिन्होंने चैप्टर 5 पढ़ा है, मतलब नेक्स्ट साल के लिए या फिर यूपी बोर्ड के लिए उनको आ रहा होगा ये आज बेटा। तो इसका आप क्या लिखना है? ए। ध्यान दीजिए, आपका ए का साइज, ए का साइज 20 से ज्यादा। क्यों? ए का न्यूक्लियर चार्ज कम है। दूसरी मेटेलिक कैरेक्टर सर, इसके पास देखो ए का मेटेलिक कैरेक्टर आपका 20 से ज्यादा है, क्योंकि ए वाला मेटल है, इसके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इसके पास तो एक्सेप्ट करने की बोला जाए। यस सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एटॉमिक नंबर ऑफ अ नॉन मेटल एक्स है, आपके पास कोई नॉन मेटल एक्स है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है। कौन है बता आपको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका 8 होता है। क्या पूछा है? राइट द पीरियड नंबर। ओके सर, बहुत सिंपल है। कैसे निकालेंगे? पहले बांट दो, के आपका एल हो जाएगा 2 और 6, 2 शेल लगी ना, तो आपका 2 उसका पीरियड हो जाएगा। ग्रुप निकालना है तो बैलेंस को 6 + 10 करो, आपका 16 आ जाएगा। आ जाओ। और क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन डॉट। ये कर सकते हो सब, आपका इसके O का मॉलिक्यूल O2 होता है, ये तो आराम से सारे बच्चे करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। क्या सब कर लेंगे? डबल बॉन्ड बन जाएगा। अरे हाँ तो बोल दो। यस सर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर आपका 24th आ गया क्या? हाँ ओके ओके, अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा बेटा आ जाओ, आ जाओ, हाँ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 बेटा, मेरे ख्याल से शायद नंबरिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। व्हाट हैपेंस, क्या होगा अगर आपका फीमेल में एग जो था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ? तो मैंने कहा था एग्जाम्पलर में कि आपका यूटेरस अपने आप को तैयार रखता है कि अगर मान लिया जाए कि एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो वहीं पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवाना है। ऐसे में जो यूटेरस की लाइनिंग होती है थिक हो जाती है और रिचली सप्लाइड हो जाती है ब्लड वेसल से। तो अगर वो नहीं हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ऐसे में यूटेरस की लाइन टूटेगी, साथ में जो वो ओवम है वो टूटेगा, ब्लड और म्यूकस के रूप में वजाइना से बाहर आएगा। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस सर। अच्छा आपको ये लिखना है, देखो सेम आपको एग्जैक्टली लिखना है कि वजाइना से आपका ब्लड और म्यूकस बाहर आएगा। यस आ जाओ। उसके बाद नेम 1 बैक्टीरियल और एक ये भी हमने एग्जाम्पल में किया था जो कि आपका हो सकता है। देखो बैक्टीरियल से होता है गोनरिया या यू कैन से सिफिलिस। इसकी ट्रिक है, बोलो कि आपका ओ बैटरी, मतलब आप किसी बच्चे को कह रहे हो ओ बैटरी कम हेयर, मतलब आपने बैटरी बोला, क्योंकि जो लोग चश्मा लगाते हैं उसे बैटरी बोलते हैं। बैटरी कम हेयर, गो नाउ, जाओ, गो नाउ और जाओ मेरे पेन की स्याही को फिल करके लाओ, स्याही को फिल करके लाओ। ध्यान दो, आपका बैटरी से बैक्टीरियल, गो नाउ से गोनरिया, शाई फिल से सिफिलिस। चलेगा? बैटरी से बैक्टीरियल, गो नाउ से गोनरिया, शाई फिल से आपका सिफिलिस हो जाएगा। कोई सा एक उठा लो। और आपका वायरल की तो इसकी ट्रिक आपका ओ वीरू को व्हाट? एड्स हो गया, तो वीरू से हो जाएगा आपका हंजी वायरस, मतलब वायरल। वॉर्ड से वार्ड्स हो जाएगा और एड्स से एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डन बच्चा? यस सर। एंड क्वेश्चन 25 है, अच्छा खासा न्यूमेरिकल है। देखो आपका हीटर है, उसका रेटिंग क्या है? 4 किलोवाट है, तो पावर कितना हो जाएगा? पावर 4000 वॉट है। डन बच्चा? हाँ जी यस सर। हाँ 4000 है। और आपका वोल्टेज कितना? वोल्टेज आपका हो जाएगा 220 वोल्ट है। परफेक्ट। आपका यस कैलकुलेट करना है करंट, सिंपल से P इक्वल टू होता है आपका V इंटू पे I। आपको I निकालना है तो P अपॉन पे V हो जाएगा। P कितना बच्चा? P कितना बोलो? 4000। यस अपॉन पे T, V कितना है? 220 है। डन है क्या? चलो क्या है, इसको सॉल्व करके आप मुझे इसका आंसर कमेंट में पुट डाउन करोगे, मुझे बहुत खुशी होगी। उसके बाद आपको एनर्जी निकालना है। ध्यान दो, एनर्जी निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका? P × T। और लेकिन जब एनर्जी निकालेंगे ध्यान देना पावर को किलोवाट में लेना। जब एनर्जी निकालेंगे बच्चा पावर को किलोवाट पे ही लेना। तो 4 किलोवाट है, बोलो हाँ। और टाइम आपका 2 आवर हो जाएगा। यहां से तो डायरेक्टली आंसर आ गया 8 किलोवाट आर हो जाएगा। आर यस। और इसी को आप बोलते हैं 8 यूनिट्स। चलेगा? यस सर। और क्या पूछा है? हाँ, और 1 किलोवाट आर का इतना प्राइस है, तो बताओ कितना है? बताओ। देखो 1 का इतना यार, अगर 1 का इतना है, मुझे कॉस्ट निकालनी है तो 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे बच्चा? 4.50 से। चलेगा? बस इसका भी मुझे तीनों पार्ट का मैंने कर दिया बच्चा। तीनों पार्ट के मुझे आंसर्स कहां पुट डाउन करोगे? कमेंट सेक्शन पे। यस एंड यस वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, वी हैव द यस सर लास्ट क्वेश्चन। और ये करने के बाद आपका हो जाएगा 2022 के आपके सेट फर्स्ट के तीनों पेपर यहां पर है।
लगभग तीनों सेट में सेम क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं और करते चलो, ऐसे करते करते हम सारे ईयर के कर लेंगे, मजा आएगा। डन, ओके आ जाओ। और रेड आई इंडिविजुअल है, उसे क्रॉस करवाया व्हाइट से, तो आपके पास रेड है बच्चा और आपने क्रॉस करवाया व्हाइट से, तो हम क्या देखते हैं आपका, मुझे नहीं पता कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। अब वो क्या कह रहा है कि आपका यहां पर F1 प्रोजेनी आया विद रेड आईज। ओके सर, ध्यान दिया जाए, रेड को व्हाइट से कराया, आपका F1 पे रेड आया, मतलब पक्की बात है ये डोमिनेंट है और ये आपका रिसेसिव है। इस बात से आपको एग्री होना पड़ेगा, यस। और F1 को क्रॉस कराया तो हम देखते हैं F2 में, सिंपल सी बात है दोनों ही नजर आएंगे, क्योंकि रिसेसिव वाला अपने आप को F2 जनरेशन पे एक्सप्रेस कर पाता है। क्या पूछा है, हाउ इज द डोमिनेंट ट्रेट आइडेंटिफाइड। डोमिनेंट ट्रेट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंपल सा है, जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वही आपका डोमिनेंट है। उसके बाद क्या है, व्हाट आर रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट वो होते हैं जो अपने आप को डोमिनेंट के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या अगर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे भी तो जब वो होमोजाइगस कंडीशन पे है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, अब रेशियो आ गया, आपको पता बेटा कि F2 जनरेशन पे रेशियो क्या हो जाता है, 3:1, मतलब 3 आपके रेड वाले होंगे, रेड आई वाले, और 1 आपके हो जाएंगे व्हाइट वाले। तो वो कह रहा है कि अगर मान लो 12 बच्चे पैदा होते हैं F2 में, तो कितने के पास व्हाइट आई होगा। सिंपल सा, आ जाओ, तो क्या बोलोगे सर आपका, तो 12/4, क्या पूछा आपका, हाँ जी क्या पूछा आपका, व्हाइट ना, तो 1, यस आपका आंसर 3 हो जाएगा। डन, आपका देखो 12 के नीचे 4 आया, यस क्योंकि 3 + 1 4 होता है, और 1 से क्यों किया, क्योंकि आपसे व्हाइट पूछा है, व्हाइट चलेगा। आज बेटा हाँ, और क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेड आई इंडिविजुअल टू व्हाइट, सिंपल सा रेशियो है 3:1, दैट्स द राइट आंसर। एंड बल्ले 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 PYQs हो गए, यस सबका। एंड यस बच्चा बाड़ी, इस तरीके से CBSE 2022 के हमने PYQs के 26 लगभग 30 क्वेश्चन किए। आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट आपको देके जाएगा, और यहां से आप चेक कर सकते हो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, क्या प्री बोर्ड में आग लगाने वाले हो, यस या नहीं। और इस तरीके से हो जाता CBSE 2022 का खात्मा। मजा आया, एंड हाउ आई एम लुकिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यस 2022 के यार आप CBSE की वेबसाइट में चेक भी कर सकते हो। ये 3111, 3112 और 3113 हमने खत्म किया, बहुत मजा आया अच्छे बच्चों की तरह। और ऐसे ही हम हर ईयर के, और साथ में मैं चैप्टर वाइज PYQs भी लेके आने वाला हूं। ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे जो NCERT एग्जाम्पलर चल रही है वो, और साथ में हम सिलेबस कर चुके हैं PYQs और एग्जाम्पलर साथ साथ करते चलो। अब इसके बाद मैं चैप्टर वाइज आपके PYQs निकाल दूंगा, ताकि जिन बच्चों को चैप्टर वाइज में दिक्कतें हो आप वो चैप्टर वाइज करेंगे, लेकिन जिनका सिलेबस हो चुका है वो ईयर वाइज कर सकते हैं। डन है क्या, चैप्टर वाइज मैं बाद में लॉन्च करने वाला हूं, और इसके बाद सैंपल पेपर भी आने वाला है। सो अच्छे बच्चों की तरह हमने सीखा, एंड बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। फैमिली को बढ़ाओ, जो नए प्लेटफॉर्म पे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन पे अच्छे बच्चों की तरह, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एंड अच्छे बच्चे कैसे, यस जे, एंड टेक केयर।